दोस्तों नमस्कार। सीज फायर या युद्ध विराम डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है। नो अटैक क्या युद्ध का हिस्सा हो सकता है? और इन सब के बीच एक ऐसी रणनीति जिसके आश्रय इस युद्ध का विस्तार भी क्या हो सकता है? ये तमाम सवाल कल से वाशिंगटन से लेकर तेहरान और तेहरान से लेकर तेल अवीव तक घुमड़ रहे हैं। और समूची दुनिया के सामने ये सवाल बीते 24 घंटों में तो ना कहें सिर्फ 16 घंटों में ये इतने बड़े हो गए कि साफ तौर पर हर किसी को दिखाई देने लग गया कि दरअसल सीज फायर युद्ध का एक हथियार है। नो अटैक युद्ध का एक हथियार है। और इन सब के बीच इजराइल का बिल्कुल अलग रुख भी उसी युद्ध का एक हथियार है, जिस युद्ध के आश्रय ईरान को अपने कब्जे में कैसे लिया जाए या फिर उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी होमर्ज रूट पर पकड़ और ईरान के भीतर की परिस्थितियों को बदलने की ताकत कैसे अमेरिका के हाथों में आ जाए, यह सवाल इस दौर में बड़ा हो गया। यानी अगले 4 दिनों तक क्या कुछ होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जैसे ही सीज फायर और नो अटैक का जिक्र हुआ उसके बाद की परिस्थितियां कहीं तेज हो गई। और यह परिस्थिति इतनी तेज हो चुकी है कि अब इसका भी अंदेशा हो चला है कि अगर इजराइल और अमेरिका खाड़ी देशों को उकसाएंगे तो क्या सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात इस युद्ध में कूद पड़ेंगे, या फिर इन सब के बीच होर्मुज रूट से जो जीसीसी यानी जो खाड़ी देश 6 हैं उनके जहाजों की आवाजाही भी ईरान शुरू कर देगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अब लड़ाई स्ट्रेटजिक तौर पर होनी शुरू हो गई है और अमेरिका अपनी जमीन को बचाना चाहता है, अपनी साख को बनाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन 5 दिनों के आश्रय अमेरिका के भीतर उठते हुए सवालों का जवाब देना चाहते हैं, या फिर इन सब से हटकर सिर्फ और सिर्फ यह एक हथियार है। क्योंकि कल रात हुआ क्या, कुवैत के ट्रांसमिशन लाइन पर ईरान ने अटैक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन सब के बीच इजराइल ने इस्फान और खुर्रम शहर में जहां गैस फैसिलिटीज और पाइपलाइन है ईरान की, वहां पर उसने अटैक कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? ईरान ने ताबड़तोड़ तेल अवीव, रामत गान और किर्यात रमानो को निशाने पर ले लिया। 50 जगहों पर निशाना साधा। और सबसे बड़ा संकट इजराइल के सामने इस समय आकर खड़ा है कि उसका पूरा डिफेंसिव सिस्टम जो मल्टी लेयर चल रहा था वो धराशायी हो गया। तो क्या यह रास्ता सिर्फ इतना भर है या फिर इसके बाद कहीं आगे की है? क्योंकि कल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता भी जब सामने आई तो अपनी बातों को वह सीधे रख नहीं पाई, बातों को घुमाती रही, बतलाती रही। यह स्ट्रेटेजिक दौर है, इसको आप अस्थिरता वाला वक्त भी कह सकते हैं, यानी स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं। क्या होगा नहीं होगा, इंतजार आपको व्हाइट हाउस के बयानों पर गौर करते हुए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। तब यह सवाल उठा, क्या अमेरिका 3 रास्तों पर अब निकलने को तैयार है? पहला रास्ता होर्मुज रूट को वो कैसे साफ कराए, अगले 4 दिनों में इनकी रणनीति उसे बनानी है। इसके बाद की परिस्थिति है कि जो खर्ग आइलैंड है जहां से लगभग 53 बिलियन डॉलर की कमाई एक साल में ईरान को होती है, उस पर कब्जा कर लें जिससे पूरी इकोनॉमिक परिस्थिति ईरान की डगमगा जाए। और तीसरा है जो न्यूक्लियर साइट्स को लेकर जिक्र है, उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। क्या अगले 4 दिनों की रणनीति यही है जो 5 दिनों का वक्त दिया गया है? सिलसिलेवार तरीके से समझिए, ईरान ने कल क्यों तेल अवीव शहर पर, रामत गान शहर पर और किर्यात रामोना पर एक के बाद एक निशाने साधे, तो उसके बाद इजराइल के भीतर का यह संकट था कि अब अमेरिका कितनी देर तक किस रूप में अपनी स्ट्रेटजी के साथ इजराइल को कैसे जोड़ेगा। और इजराइल की जो अपनी रणनीति है लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर, या फिर ईरान के साथ खड़े उन देशों और उन संगठनों को लेकर जिसे वो आतंकवादी मानता है, तो ऐसे में क्या उसके पास पुख्ता मिसाइल है? क्योंकि अभी तक तो यह बात चल रही थी कि दरअसल पिछले साल जून के महीने में जो 12 दिन का युद्ध चला उसमें इजराइल के बहुत मिसाइल खप गए और उसे भरोसा अपने डिफेंस सिस्टम पर था।
ये डिफेंस सिस्टम है क्या चीज और कल क्या हुआ, पहले तस्वीर तो इसकी देखिए, कल हुआ क्या। תעזוב אותך עכשיו. אין בעיה, רגע. יאללה, אני בא. יופי. दरअसल ईरान के इन हमलों से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने खुले तौर पर कह दिया था कि वो सीज फायर नहीं कर रहे हैं, वह तो इस युद्ध में पहले जैसे हो रहा था वैसे ही करेंगे। उन्होंने क्या किया उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त इजराइल के भीतर की वह परिस्थिति है जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ पहली बार खुलकर उसने कहा कि होम फ्रंट कमांड की बचाव और राहतें टीम अब उन जगहों पर रवाना करने का वक्त आ गया जहां देश के जो मध्य भाग है वहां पर हमले लगातार हो रहे हैं, लोग इन इलाकों में जमा हो रहे हैं, उन्हें भी रोकना है। और इन सब के बीच आईडीएफ ने यह भी कहा कि देश के दक्षिणी हिस्सों के कई इलाकों में हमले हुए हैं, उत्तरी इलाकों में भी हमले से नुकसान हुआ है और हाइफा इलाके में स्थित नेशर में जो एक लिहाज से सुरक्षित इलाका माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे डेमोना था जो कि नेगेव रेगिस्तान में न्यूक्लियर फैसिलिटी केंद्र माना जाता है, लेकिन वहां भी हमला हो गया। दरअसल इस हमले को लेकर इसलिए इजराइल के भीतर कहीं बड़ी बेचैनी है क्योंकि उसने 4 लेयर तय कर रखे थे। इसको मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं और इसमें अमेरिका का डिफेंसिव सिस्टम भी था। अमेरिका का डिफेंसिव सिस्टम जब धराशायी हुआ, अमेरिकी जहाज खास तौर से जो F-35 है फाइटर जेट, वो जब गिरा, जो होर्मुज रूट से उसके जो कन्वेंशनल युद्धपोत हैं उनके जरिए वह दूसरे देशों के उन टैंकरों को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ हो गया, तब सवाल हुआ कि अमेरिका अब अपनी लड़ाकू विमानों के जरिए या फिर युद्धपोतों के जरिए कैसे समंदर और आसमान की रक्षा कर पाएगा। और इन सब के बीच जो पूरा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम था, अगर वो धराशायी है तो वो क्या करेगा। इसीलिए रास्ता नो अटैक का लिया गया, इसीलिए जिक्र 5 दिनों के सीज फायर का किया गया, क्योंकि इजराइल के भीतर खाड़ी देशों की तुलना में कई गुना ज्यादा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। मसलन जो मिडिल रेंज की मिसाइलों के लिए उसने डेविड स्लिंग लगा रखा है, ये उसका नाम है डेविड स्लिंग। रॉकेट और जो आखिरी फायर जो होता है उसके लिए उसने ओरिजन डोम लगा रखा है, यानी आर्टिलरी फायर और रॉकेट के लिए आयरन डोम लगा रखा है। एरो 3 नाम का जो पूरा का पूरा उसका डिफेंस सिस्टम है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को रोकता है। और जो उसका आयरन बीम है वो लेजर मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी लेजर के जरिए चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो उसने युद्ध के शुरुआती पहले हफ्ते में किए भी। लेकिन इस 24 दिन तक आते आते परिस्थितियां बिल्कुल पलट गई और यह पूरा सिस्टम धराशायी होने लगा। तब यह सवाल था कि क्या वाकई उसके पास अब बहुत मिसाइलें नहीं हैं, क्योंकि जून 2025 में युद्ध के वक्त में उसने जितनी मिसाइलें दागी वो तमाम मिसाइलें खत्म हो गई है। और एक लंबी लड़ाई के लिए अमेरिका तैयार हो या ना हो, लेकिन ईरान तो तैयार है। तो क्या ऐसे इजराइल के पास वैसे हथियारों की खेप है या वो सिर्फ बचाव सिस्टम पर चल रहा था। जो नजर आ रहा है वो वाकई मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम पे उसकी अपनी सुरक्षा चल रही थी, जो इस दौर में धराशायी हो गई। और इसीलिए अब सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा कौन। और आसमान में अगर F-16 या F-35 गायब हो गया, समंदर में अगर उसके कन्वेंशनल युद्धपोत गायब नजर आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा। शायद इसीलिए नेतान्याहू जिस तरीके से ट्रंप निकल कर आए, वैसे ही बेंजामिन नेतान्याहू भी कल निकल कर सामने आए। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा युद्ध नहीं रुकेगा। ध्यान दीजिए, ट्रंप कह रहे हैं 5 दिनों का नो अटैक, ये कह रहे हैं अटैक जारी रहेगा। उन्होंने एक लिहाज से कहा कि हम किसी भी ऐसे पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इससे हटकर जो खुले तौर पर जो हमला हुआ वो गैस फैसिलिटीज और पाइपलाइन पर इस्फान और खुर्रम शहर में हुआ। यानी इजराइल युद्ध को ब्रेक देना नहीं चाहता है, वो जानता है लंबे वक्त तक वो टिक नहीं पाएगा।
वो चाहता है कि यूरोप कूद जाए, वो चाहता है कि खाड़ी देश इसमें शामिल हो जाए और इंडिकेशंस अलग अलग माध्यमों से ये दिए जाने लगे कि हां, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों इस युद्ध में कूद सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब खुद बेंजामिन नेतान्याहू सामने आए तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की कही बातों से उलट या इस युद्ध को लेकर इजराइल की भूमिका और क्यों वो युद्ध कर रहा है या युद्ध और तेज क्यों होगा, इसका ही जिक्र करते नजर आए। כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק, וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा और साथ में इजराइल युद्ध लड़ रहा है या कहें उसने ईरान पर हमला किया, लेकिन उनके नो अटैक के बाद अटैक की पूरी फिलॉसफी को बेंजामिन नेतान्याहू ने सामने रख दिया। और जब इन बातों को वो रख रहे थे तो व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्टों ने यही सवाल किए और जानकर हैरत होगी जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है उसने क्या कहा। उसका कहना है कि यह संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिकी प्रेस के माध्यम से बातचीत अमेरिकी या ट्रंप प्रशासन नहीं करेगा, यह पहली बार है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मानकर चलिए ये अनस्टेबल सिचुएशंस है। यह कहा कि बैठकों को लेकर लगाए जा रहे कयासों को अब तक या तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस इसकी औपचारिक घोषणा ना कर दे। यानी जिस बैठक का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए जो दुनिया भर के अलग अलग मीडिया के जरिए जिन बातों का जिक्र हो रहा है, उसमें क्या तुर्की मायने रख रहा है, उसमें क्या मिस्र मायने रख रहा है, उसमें क्या पाकिस्तान मायने रख रहा है, और मध्यस्थता के लिए क्या उनके अपने दामाद कुशनेडर और खास तौर से जो स्टीव हैं वो क्या इसमें शामिल हो गए, स्टीव विटकॉफ। ये सारे सवालों का जवाब व्हाइट हाउस ने नहीं दिया, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल अनस्टेबल सिचुएशन है। यानी राष्ट्रपति अमेरिका के जानते हैं इजराइल की भूमिका ऐसे वक्त में क्या होगी। इजराइल जानता है कि युद्ध की उन परिस्थिति में जहां दुनिया के सामने इस वक्त एनर्जी का संकट है और यह संकट वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमी के दायरे में अब अमेरिका की तरफ यूरोप देखना बंद कर रहा है, नाटो कंट्रीज बंद कर रही है। सवाल मिडिल ईस्ट के भीतर भी है और उन तमाम देशों के भीतर है जो अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को लेकर इस युद्ध के जरिए उन परिस्थितियों की रेखाएं खींचने लगे हैं कि संकट क्या होगा। अब जब बेंजामिन नेतान्याहू ये कहते हैं तो दूसरी तरफ पहली बार खुलकर ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके मिलिट्री एडवाइजर वो सामने आते हैं। ये मिलिट्री एडवाइजर वही है जो इससे पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड को संभाला करते थे और जब आयतुल्ला अली खमने की मौत हो गई तो उसके बाद जब उनके बेटे सुप्रीम लीडर बने तो इनकी नियुक्ति भी उसी तर्ज पर वहां पर हो गई। और ये सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सलाहकार ने 3 बातें कह दी। युद्ध तो बंद होगा नहीं जब तक सारे नुकसान की भरपाई नहीं होगी। युद्ध तब तक बंद नहीं होगा जब तक सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। और यह युद्ध तो तब तक बंद नहीं होगा जब तक अमेरिका अपनी दखलंदाजी पूरे तरीके से रोक ना दे, खत्म ना कर दे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका ऐलान ना कर दे। मिलिट्री एडवाइजर ने खुले तौर पर कहा, تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در ईरान के इस रुख का असर यह भी है कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की कंट्रियां भी ईरान के निशाने पर है। इसका असर यह भी है कि इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान को भी निशाने पर ले रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया का कोई दूसरा देश अभी तक सीधे इस युद्ध में कूदा नहीं है। धमकी अलग अलग देशों के जरिए अलग अलग तरीके से आई होगी, चाहे वो उत्तर कोरिया ही क्यों ना हो, लेकिन कोई सीधे इसमें कूदा नहीं है। और इन सब के बीच अगर कोई दूसरा देश इस युद्ध में नहीं कूदता है तो संकट इजराइल पर गहराएगा। उसकी अपने अस्तित्व का सवाल भी है क्योंकि जिस अंदाज में कल सीज फायर और नो अटैक का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, उसका मैसेज अपने आप पूरी दुनिया में चला गया कि दरअसल ईरान
अब वेस्ट एशिया में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद है और अभी तक जो इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट को प्रभावित करने का काम अमेरिका कर रहा था उस पर हो सकता है आने वाले वक्त में ब्रेक लग जाए। जब ये बातें सामने आने लगी तो इसके बाद इजराइल और अमेरिका की पहल अपने तौर पर यह रही कि दूसरे देश कहें कि ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे और तब यह सवाल आया कि लगातार हमलों के बाद खाड़ी देश कठोर रुख अपनाने की दिशा में सोचने लगे हैं और इन खाड़ी देशों में खास तौर से सऊदी अरब ने तो अमेरिकी सेना को अपने किंग फहद हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति दे दी। यह पहला निर्णय था। इस किंग फहद हवाई अड्डे का उपयोग का मतलब यह है कि अब ईरान के हमले सऊदी अरब पर तेज होंगे, लेकिन इसके सामने इजराइल यह मानकर चल रहा है जब यह हमले सऊदी अरब पर तेज होंगे तो सऊदी अरब के किंग, क्राउन किंग जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वो फिर इन हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल अमेरिका के साथ इस युद्ध में कूदने का ऐलान कर देंगे और यह कभी भी हो जाएगा। यह दरअसल वह उस डिप्लोमेसी का हिस्सा है जिस डिप्लोमेसी में नो अटैक और अटैक अमेरिका और इजराइल के बीच एक रणनीति चल पड़ी, लेकिन उसे यह अंदेशा नहीं था कि ईरान ताबड़तोड़ इस तरीके से कल रात में ही हमला शुरू कर देगा जो उसने शुरू कर दिया और जिसका असर आपको दिखाई दिया किस तरीके से अफरा तफरी इजराइल के शहरों में मची है। अब यहां पर जो आखिरी बड़ा सवाल है कि अमेरिका के अगले 4 दिनों की स्ट्रेटजी में होर्मुज रूट और खार्ग आइलैंड और न्यूक्लियर साइट्स, इन तीनों को अपने दायरे में कैसे लेकर आना है, वहां पर सेना भेजने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि एक बात अमेरिका समझ चुका है कि समुंदर के रास्ते यानी युद्धपोतों के जरिए और आसमान के जरिए यानी F-35 तरीका जो उसका लड़ाकू विमान था उसके जरिए अब वह हरा नहीं सकता है। तो कैसे एंट्री, किस तरीके से एंट्री होगी, यह स्ट्रेटजी बनाने के लिए अमेरिका को भी वक्त चाहिए। इसीलिए कल पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध का दोष या इस युद्ध का निर्णय अपने रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट को माथे मढ़ दिया और कहा कि यही वो शख्स है जिन्होंने कहा कि दरअसल इस युद्ध में कूद जाइए, तो हम कूद गए। और ध्यान दीजिए, लगातार बीते 1 हफ्ते से पेंटागन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट लगभग 3 बार कह चुके हैं आज की रात ऐसा हमला जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। इन 7 दिनों में वो कह चुके हैं कि जिन परिस्थिति में अमेरिकी सेना अटैक कर रही है उसके बाद तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा और इन्हीं बातों को अपने तरीके से ट्रंप कहते आए। लेकिन परिस्थिति कल जब यहां आकर टिक गई तब यह सवाल बड़ा हो गया, अगर अमेरिका और इजराइल का रुख यही रहा और ईरान के तरीके यही रहे तो यह युद्ध अमेरिका को घुटनों के बल तो ला ही देगा और इजराइल के अस्तित्व पर सवाल हो ही जाएगा। इसीलिए डिप्लोमेसी या कहें स्ट्रैटेजी या कहें वार की सिचुएशन में वो जो निर्णय लिया गया, संयोग से कल रात उस पर भी ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया और वो सवाल है युद्ध लंबा चलेगा और दुनिया के सामने संकट है, युद्ध लंबा चला तो उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी। इसीलिए भारत तक में कल सर्वदलीय बैठक बुला ली गई। इस संकट के मद्देनजर सबको पता है असर व्यापक होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।